एक बार की बात है, एक गांव में मधु नाम की एक औरत रहा करती थी। कुछ सालों पहले पति का देहांत हो गया था। तब से मधु पूरे घर को अकेले ही संभालती थी। उसके पति के मरने से पहले वहाँ के जमींदार से कर्ज ले रखा था, जिसकी भरपाई मधु खेतों में काम करके करती थी। एक दिन जब मधु खेतों में काम कर रही थी, तब रानी, चल मधु, घर नहीं चलना। मधु, दीदी बस थोड़ा सा काम रह गया है। आप जानती हो, जमींदार के आदमी बाद में जांच करते हैं। मैं नहीं चाहती वो किसी भी चीज़ को लेकर बाद में कुछ बोले। रानी, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद रानी वहाँ से चली गई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। मधु ने अपना काम ख़त्म किया और घर चली गई। बिट्टू, माँ आ गई। दादी ने खाना बना लिया। चलो आ जाओ, खाना खा लो। मधु, मैं हाथ मुंह धोकर आई। मधु, माँ आपने खाना क्यों बनाया? मधु की सास, बेटा मैं बूढ़ी भले हो गई हूँ, लेकिन इतना नहीं कि घर का थोड़ा काम भी ना कर सको। मधु, माँ आप जितना भी करती हैं मेरे लिए उतना काफ़ी है, लेकिन आप ज़्यादा मत किया करो। सास, बेटा मेरी चिंता मत कर, तू बाहर का देख लिया कर, घर का मैं देख लिया करूँगी। अब शांति से खाना खा और मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली सुबह मधु, माँ ये लो चाय, मैंने खाना बना दिया है। बिट्टू उठ जाए तो उसे कहना समय से विद्यालय चला जाए। सास, ठीक है। मधु ने घर के एक डिब्बे में पैसे देखे। उसमें पैसे बहुत कम थे। मधु, आज जमींदार जी से पगार की बात कर लूँगी। खेत में रानी, मधु खाना खाने आ जा, भला कब तक काम करेगी? मधु, दीदी थोड़ी देर और कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। कुछ समय बाद मधु खाना खाने लगी। तभी उसने देखा कि जमींदार जी वहाँ काम देखने आए हैं। वो तुरंत जमींदार जी के पास गई। मधु, प्रणाम जमींदार जी। जमींदार, प्रणाम। मधु जी, वो घर में पैसे ख़त्म हो गए थे। मेरे घर में केवल मैं ही एक कमाई का ज़रिया हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। जमींदार, ऐसा करो, शाम को घर आना, वहीं बात करेंगे। मधु, ठीक है जमींदार साहब। इसके बाद मधु दोबारा अपने काम पर लग गई। शाम को मधु जमींदार के घर पहुंची। मधु, जमींदार साहब प्रणाम। जमींदार, प्रणाम मधु। मधु, पर जमींदार जी, वो घर में पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं घर में अकेले ही एक कमाई का ज़रिया हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। जमींदार, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, वो तो निकल पड़ा। अब अगर तुम्हें भी देता हूँ तो मैं रास्ते पर आ जाऊँगा। तुम पहले सारा कर्ज दे दो, फिर ले लेना पैसे। मधु, जमींदार जी ऐसा मत करिए, मैं आपके अलावा कहीं काम नहीं करती। अगर यहाँ से भी पैसा आना बंद हो जाएगा तो हम भला कहाँ जाएंगे? हमारी मदद कीजिए जमींदार जी। जमींदार, घर पर काम करोगी हमारे, बहुत पैसे दूंगा। मधु, कैसा काम जमींदार जी? जमींदार मधु के थोड़ा नज़दीक आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जमींदार, वो तुम्हें बस समझा दूंगा। मधु ने, ये क्या कह रहे हो आप? मधु तुरंत वहाँ से घर की ओर भागने लगी। जमींदार, कहाँ जा रही हो? मधु वहाँ से चुपचाप निकल गई। जमींदार, देखो ये गरीब ऐसे ही होते हैं, बस पैसा 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 चाहिए इन्हें, बड़ी अकड़ है ना इनके अंदर। एक काम करो, इससे रात तक काम करवाओ, जितना हो सके उतना काम कराओ, तब जाके इसकी अकड़ टूटेगी। और मधु जंगल में रोते हुए घर की ओर जा रही थी।
अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तभी एक पेड़ के नीचे वो हताश होकर बैठ जाती है। मधु, प्रभु कृपा करो हम पर, घर पर अनाज भी ख़त्म होने वाला है। मैं ये सब कैसे करूँगी? समझ नहीं आता कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करूँगी। तंग आ चुकी हूँ मैं अपने इस हालातों से। अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको खुशी मिली हो तो हमारी ज़िंदगी सुधार दो। इसके बाद मधु घर चली गई। रास्ते में चलते चलते बारिश होने लगी। अचानक मधु का पैर एक पत्थर पर पड़ा और मधु गिर पड़ी। पत्थर पर एक बिजली गिरी, वो पत्थर चमकने लगा। मधु, ये पत्थर चमक कैसे रहा है? ये क्या है? ऐसा करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ, माँ जी को दिखाती हूँ। मधु भीगते भीगते घर पहुँची। सास, मधु आज इतनी देर क्यों हो गई? बेटा सब ठीक तो है ना? मधु, माँ जी देखिए, आज आते समय रास्ते में मुझे इस पत्थर से मैं टकराई और अचानक इस पत्थर पर बिजली गिरी और ये अचानक चमकने लगा। मैंने सोचा घर ले जाकर आपको दिखाऊंगी। सास, ये तो बहुत सुंदर पत्थर है। मुझे लगता है बेटा इस पत्थर ने तेरे ऊपर आई बला टाल दी। बेटा ऐसा कर, मंदिर में इसको पत्थर को रख दे। मधु, भगवान करे इससे हमारी घर की सारी बला टल जाए। अगले दिन सास, अच्छा सुन, रानी आई थी, उसने सब्जी बनाकर हमें दी है। वो कह रही थी मधु को कहना रोटी बनाकर सब खा लें और सब्जी की तारीफ़ करना मत भूलना। बड़ी प्यारी लड़की है। मधु मन ही मन खुश हुई। मधु, मैं अभी रोटी बनाती हूँ। माँ, सासू तूने खाना खाया बेटा? मैं रोटी बना चुकी हूँ। मधु, माँ, सास मुझे कुछ नहीं सुना, तू जा और हाथ मुँह धोकर आ जा। इसके बाद सब ने खाना खाया और मधु मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। मधु, हे भगवान, कब तक इस तरह चलता रहेगा? हम पर कृपा करो प्रभु, कृपा करो। सास, बेटा तू चिंता क्यों करती है? देखना वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। अब जा तू सो जा जाकर। इसके बाद अगले दिन सुबह मधु फिर से काम पर चली गई। मधु, दीदी कल आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। रानी, मुझे अच्छा लगा और तूने पसंद आई। मधु, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी, कोई नहीं, चल अब काम पर लग जा। जमींदार के आदमी ने देख लिया तो परेशान करेंगे। फिर इसके बाद जमींदार का आदमी मधु को जमींदार के पास ले जाने आया। आदमी, सुनो मधु, जमींदार साहब ने बुलाया है। मधु चुपचाप जाने लगी। जमींदार, कल तो तुम अकड़ में चली गई थी, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पति ने जितना कर्ज लिया था मुझे वो इस महीने के आखिरी तक चाहिए, और अगर नहीं मिला तो तुझे और तेरी उस बुढ़िया सास को जेल में भिजवा दूंगा। मेरे सारे पैसे खाने के इल्ज़ाम में मैं समझाता हूँ तुझे। मधु, ऐसा मत करिए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? जमींदार, ये तो कल अकड़ में जाने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ काम करो अपना। इसके बाद दोनों काम करने लगे और रात तक काम करने के बाद मधु थक गई, लेकिन जैसे तैसे मधु घर पहुंची। सास, जल्दी इधर आ मधु। मधु, क्या हुआ माँ? सास, सब बताती हूँ, इधर तो आ पहले। आज जब मैं पूजा कर रही थी मैंने देखा ये लोहे का सोना हो गया। मधु, ऐसा कैसे हो सकता है? सोने का पानी चढ़ गया होगा, ऐसा ही रख दिया होगा कभी हमने। सास, इतनी उम्र हो गई है मेरी, सोना देखकर पहचान जाती हूँ, भला मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुनार के पास जाऊँगी और इसकी जांच करवाऊँगी कि लोहे का सोना कैसे बन गया। मधु, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सास,
जा जल्दी खाना खा ले और जाके सो जा। मधु, माँ आप तो जानती हैं धीरे धीरे घर का अनाज ख़त्म हो रहा है और जमींदार भी एक पैसा देने को तैयार नहीं है। क्या करे माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सास, देखते हैं बेटा क्या होता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ठीक ही हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मधु, पर माँ मैं बिट्टू के समय नहीं दे पाती हूँ। सुबह उठने से पहले ही चली जाती हूँ और रात को सोने के बाद ही आती हूँ। माँ, अगर आप नहीं होती तो मेरे लिए सब झेलना मुश्किल हो जाता। सास, ये तू कैसी बातें कर रही है? मेरे बेटे ने अपना फ़ायदे के लिए कर्ज लिया था और मर गया। तूने मुझे अपने साथ रखा, मेरी देखभाल की और उस नालायक का कर्ज उतारने के लिए दिन रात उस खेतों में काम कर रही हो। हम एक परिवार हैं बेटा, हम एक साथ रहेंगे। तू जानती है तो बिट्टू को लेकर अपने घर कब कहीं चली जाती, लेकिन तूने यहाँ रुकी और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे लिए तो तू ही मेरी औलाद है। दोनों मिलते हैं और गले मिलते हैं। सास, अब तू जाके सो जा। मधु के जाने के बाद सास, हे प्रभु रक्षा करो हमारी, और कितना दुख देखना बाकी है, कृपा करो प्रभु। इसके बाद अगले दिन मधु काम पर चली गई। माँ सुनार के पास गई। वहाँ जाकर माँ को सुनार ने बताया कि वो लोटा सोने का है। सास, आप इसका कितना देंगे? सुनार, ये बहुत ही उच्च कोटि का सोना है, भारी है और इसके बनते हैं 90,000 रुपये। ये आपको कहाँ से मिला? माँ जी, सास, मेरे दादाजी ने शादी के वक्त मुझे दिया था और उसके बाद से इसके बारे में भूल गई। कुछ दिनों बाद बक्से में मिला तो इसे देखा तो बेचने के लिए मैंने सोचा घर में कुछ खाने पीने का आ जाएगा। सुनार, सब प्रभु की कृपा है माँ जी। सास, अब मैं चलती हूँ बेटा। इसके बाद माँ जी घर पहुँची। रात को जैसे ही मधु घर पहुँची, माँ जी ने उसे सारी बात बता दी और सारे पैसे मधु के हाथ में रख दिए। सास, बेटा कल जाकर पैसे जमींदार को दे देना, उससे कहना अब तू उसके यहाँ काम करने नहीं आएगी। मधु, माँ आप ये सब कैसे कह रही हो? वो लोटा हमारे घर कैसे आया? सास, इधर बैठो। वो पत्थर लेकर आई और साथ ही लोहे की कुछ सिक्के भी और कुछ लोहे के सामान भी। और मधु, ये आप क्या कर रही हो माँ? सास, ये देख। दादी ने पत्थर से सामान को छुआ और देखते ही देखते सोने में बदल गया। सास, मैंने बचपन में सुना था कि एक पत्थर होता है जिसे अगर लोहे की किसी चीज़ को छुआ जाए वो सामान सोने का बन जाता है। ऐसे पत्थर को पारस पत्थर कहते हैं। अब देखना, कल तू इन सबको शहर जाकर बेच आना। यहाँ बेचेगी तो सुनार को शक हो जाएगा। अगले दिन मधु शहर सुनार के पास जाकर सारी चीज़ें बेच आई। शाम को वो जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा घर में जमींदार आया हुआ है। मधु, आप लोग यहाँ? जमींदार, ये बताओ तुम आज काम पर क्यों नहीं आई? मधु, अब से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 3 लाख। आज के बाद हमारे घर कभी मत आना। जमींदार, ये पैसे कहाँ से आए? चोरी की या फिर कुछ और? मधु, तुमसे मतलब, अपने पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। सास, कृपा करके जाइए यहाँ से। इसके बाद जमींदार वहाँ से चला गया। पर घर पहुंचकर जमींदार, पता करो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कल तक मुझे ये जानना है कि इसके पास ये सारा धन कहाँ से आया। समझ गए ना सारे आदमी? जी मालिक, समझ गए। इसके बाद सारे आदमी रात को मधु के घर पहुँचे। मधु की सास को पत्थर से लोहे को सोना बनाते देख वो सब हैरान हो गए। पहला आदमी, देखना भाई, इनकी तो किस्मत ही खुल गई। मैं कहता हूँ पत्थर हम रख लेते हैं। दूसरा आदमी, पागल, जमींदार को पता चल गया तो मारे जाएंगे, तो उनका गुस्सा नहीं जानता क्या? चल ये खबर जमींदार को दे के आते हैं। इसके बाद एक आदमी मधु के घर के अंदर घुसा और वो पत्थर उठाकर जमींदार साहब के पास ले गया। सारे आदमी जमींदार के घर पहुँचे। आदमी, मालिक आपको पता है जब हम उसके घर आए थे तो
हमने देखा कि उसके घर में एक ऐसा पत्थर है जो पत्थर चीज़ों को सोने बना देता है। जमींदार, क्या तुम सच कह रहे हो? आदमी, अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ। जमींदार, पी कर आए हो क्या? आदमी, नहीं जमींदार साहब, लेकर आए हैं। जमींदार, क्या? आदमी, हमने जैसे ही देखा कि ये कितना कीमती चीज़ है, हम इसे उठा के लाए हैं। ये आपके लिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। जमींदार, चलो दिखाओ ये कैसे काम करता है। पहला आदमी, मालिक, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे ऐसे लोहे के पास ले जाना है और लोहा सोने में बदल जाएगा। उसने जैसे ही लोहा पत्थर के पास लेके जाकर देखा, जमींदार को दिखाया, फिर भी लोहा सोने में नहीं बदला। पहला आदमी, रुके मालिक, मैं दोबारा करता हूँ, लगता है मैंने सही से नहीं किया। दूसरा आदमी, रहने दे, मैं करता हूँ। देखिए मालिक, इसे ऐसे पकड़ना है और ऐसे लोहे के पास लेके जाना है और ये बन गया हमारा लोहे का सोना। दूसरा आदमी ने भी अपना कर्तव्य दिखाया, लेकिन लोहा सोने में नहीं बदला। जमींदार, मुझे तो लगता है तुम दोनों के दोनों पागल हो। और दूसरा आदमी, मालिक, हमारा भरोसा करिए, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा करते हैं, दोबारा से इसको उसकी जगह पर रख देते हैं। कल रात को दोबारा हम जाएंगे और जब वो बुढ़िया सोना बनाएगी तो हम खुद ही देख लेंगे। जमींदार, देख लो, अगर मेरा कल का दिन बर्बाद हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। इसके बाद दोनों मधु के घर पहुँचे और उन पत्थरों को मंदिर में रख दिया और इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस चले गए। जमींदार अगले दिन रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होते ही वो लोगों के साथ मिलकर मधु के घर आया। वहाँ उसने मंदिर में रखा अंधेरे में चमत्कार हुआ पत्थर देखा। पहला आदमी, मालिक, आपके लिए वो पत्थर लेके आता हूँ। जैसे ही उसने वो पत्थर छूने की कोशिश की, उस पत्थर से एक भूत बाहर निकल आया और ये केवल मधु के लिए है, समझा? और भूत बोला। और इसके बाद पत्थर ने उसको पकड़कर बहुत मारा और घर पर शोर होने की वजह से सभी जाग गए। जमींदार, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? भूत, मैं इस पत्थर का रक्षक हूँ। ये पत्थर किसी गलत के हाथों में ना लगे, इसलिए मैं इस पत्थर की रक्षा करता हूँ। और इसके बाद वहाँ अचानक पुलिस आ गई और सास, आइए आइए साहब, ये देखिए जमींदार हमें परेशान कैसे कर रहा है। इंस्पेक्टर, ये सब चिंता मत करो, हम सब आ गए हैं और इस जमींदार को तो मैं बताऊंगा, लोगों के नाक में दम करके रखा है साले ने। जमींदार, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें ले चलिए वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। इंस्पेक्टर, अरे तू तो वैसे भी नहीं बचेगा, चल अब सबकी अकल थाने में खुलेगी। और इसके बाद पुलिस ने उन सब लोगों को अपने साथ ले लिया। और मधु, ये क्या था? माजी, सास, मैंने इस पत्थर को छुपा दिया था और इसकी जगह मैंने नकली पत्थर रख दिया था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कोई इसे चुराना चाहता है। और वैसे भी जैसे देखा और आज ये सब हमारे घर आए थे, मैंने चुपके से पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और उसे बुला लिया ताकि कोई बड़ा हंगामा होने पर हम सब बच जाएं। मधु, वाह माँ वाह, आप तो बड़ी समझदार निकली। दोनों हंसने लगे। इसके बाद मधु ने सारा कर्ज उतार दिया और अपनी छोटी सी भली ज़िंदगी जीने लगी। और इसके बाद मधु और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।